देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, फिक्र आपकी में क्या है आपका हाल, हम आपको बताना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे में आपके फिक्र की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बेहिसाब हो चुकी है और अब सवाल होगा दिल्ली में कामयाब कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। केजरीवाल का मिशन इम्पॉसिबल, इसके अलावा अस्पताल के टॉयलेट में 8 दिन तक पड़ी रही राश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अस्पताल बेखबर पड़ा रहा, ये कैसे हुआ। इसके अलावा हम आपको बताएंगे, बात करेंगे लॉकडाउन की, क्या लग गया है रिवर्स गियर। और इतना ही नहीं, आंत में पहुंच रहा इन्फेक्शन कैसे बचाएं अपने बच्चों को। और फिर होगी बात आतंक के बाद भारत को क्या देना चाहते हैं इमरान खान। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं तो इस कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने वो है कि अब इस देश में एक अच्छी खबर आई है और हमने आपको बताया था किस तरीके से लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, उस पर विजयी हो रहे हैं। और उसमें अच्छी खबर यह है कि एक्टिव केसेस की तुलना में रिकवरी के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जब कोरोना का संक्रमण पहुंचा तो उस वक्त देश में डर था, चिंता थी, जिसकी एक ही वजह थी, एक अनजान वायरस का पहुंचना जिससे बचने की कोई जानकारी नहीं थी। आखिर हिंदुस्तान ने कोरोना से लड़ने की ठानी, लॉकडाउन लगा, संक्रमण का चक्र तोड़ने के लिए लोग क्वारंटीन हुए और आखिर वो आंकड़ा भी आ ही गया जो हिंदुस्तान के विजय की कहानी कहता है। आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफ नजर आ रहा है उसे केंद्र सरकार ने जारी किया है और बताया है कि बुधवार को डिस्चार्ज केस एक्टिव केस से आगे निकल गए। इस ग्राफ में नीले रंग की लाइन एक्टिव केस बताती है और लाल रंग की लाइन डिस्चार्ज केस बताती है। आप देख सकते हैं कि 31 मई से ही रिकवरी की लाइन एक्टिव लाइन को हराने लगी थी। देश में पहली बार रिकवरी केस एक्टिव से आगे निकले हैं और प्रधानमंत्री लोगों से आत्मनिर्भर भारत से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है और कोरोना विजय की राह पर भी चल पड़ा है। देश में इस वक्त 1,35,000 कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने चीन से निकली महामारी को मात दी है और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में निकलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। देखिए, उम्मीद अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,38,000 हैं और अगर बात की जाए रिकवर वाले तो 1,41,000। लेकिन अगर अभी तक के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज़ हम बताने वाले हैं, वो ये है कि मृत्यु के जो आंकड़े हैं अगर उनको हम जोड़ दें जो एक्टिव केसेस हैं तो फिर शायद रिकवरी केसेस पीछे रह जाएंगे। ये अभी भी चिंता का विषय है। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताना चाहेंगे कि आखिर एक बहुत बड़ी चुनौती क्या है और वो है मौत के आंकड़े। अगली खबर के रुख करते हैं। पिछले कुछ दिन से कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली में सबसे ज़्यादा चर्चा ये चल रही है कि आखिर दिल्ली का हाल कैसा है। हर एक के मन में फिक्र है। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए जो कि हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। दिल्ली में हर 32 मिनट में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत का आंकड़ा जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार ने खुद को मिशन इम्पॉसिबल में झोंक दिया है, लोगों को बचाने के काम में झोंक दिया है, अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। हर मिनट 2 से अधिक लोगों में संक्रमण, हर 32 मिनट में एक इंसान की मौत, हर 100 टेस्ट में 30 लोग पॉजिटिव, हर दिन 1000 से ज़्यादा नए केस। कोरोना काल में ये है दिल्ली का हाल। अब यहाँ एक और आंकड़ा देखिए, दिल्ली में कुल संक्रमण करीब 33,000 और कोरोना से मरने वालों की संख्या 984। ये वो डाटा है जो दिल्ली सरकार जारी करती है। लेकिन गुरुवार को एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार के आंकड़े को पलट दिया। एमसीडी के मुताबिक 10 जून तक दिल्ली में कोरोना से कुल 2098 लोगों की मौत हुई, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़े में जो मौत के केस दर्ज हैं वो इसके आधे से भी कम है। एमसीडी ने ये आंकड़े कोरोना मरीजों के शवों के दाह संस्कार के आधार पर जारी किए हैं। ये आंकड़ों का जो मिसमैच है ये मई के महीने से चल रहा है।
आपको आपके अस्पताल अगर अपडेट नहीं कर रहे तो आप डेली एमसीडी से आंकड़े मंगा ले करो, अपडेट हो जाया करो। तो ये काम एमसीडी की जो जिम्मेदारी है, एमसीडी तो अपना काम करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार उसको क्यों छुपा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तो सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छुपा रही है, और अगर छुपा रही है तो आखिर क्यों? अगर एमसीडी के दावे में सच्चाई है तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, और आगे जो बड़ी चुनौती है वो मिशन इम्पॉसिबल की तरह दिख रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानिए। दिल्ली में इस वक्त कोरोना स्पेशल कुल बेड 9,179 हैं, जिनमें भरे हुए 4,927 और खाली हैं 4,252, और कोविड आईसीयू बेड हैं 582। और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ यक्ष प्रश्न ये है कि 9,000 कोविड बेड को 80,000 तक कैसे ले जाएगी सरकार, यानी 10 गुना तक, क्योंकि 3 दिनों से दिल्ली सरकार ये कहकर लोगों को डरा रही है कि यहाँ कोरोना कम्युनिटी स्तर पर फैल रहा है, और जुलाई के आखिर तक यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुँच जाएगी, जिसके लिए 80,000 कोविड बेड की ज़रूरत होगी। लेकिन ये लक्ष्य सरकार कैसे हासिल कर पाएगी? दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक यहाँ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी, प्राइवेट और बाकी सभी अस्पतालों को मिलाकर 57,709 बेड हैं। इन्हीं अस्पतालों में 1,600 वेंटिलेटर्स और 2,800 आईसीयू बेड भी हैं, और 9,000 के करीब कोविड बेड भी। अगर अस्पतालों के सभी 57,000 बेड को कोविड बेड भी बना दिया जाए तो भी 23,000 और बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये मुमकिन नहीं है कि सभी अस्पतालों के सभी बेड्स को कोविड बेड बना दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दूसरी बीमारी वाले मरीज कहाँ जाएंगे? तो देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा, ये मिशन इम्पॉसिबल क्यों दिखाई देता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप सोचें ज़रा, अगर दिल्ली में होटल, पार्क, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर भी बेड्स लगा दिए जाएं, स्टेडियम, यहाँ पर भी बेड लगा दिए जाएं, तब भी 80,000 बेड कर पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि लगता है कि ये एक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1918 में, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है। वाकई चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए तो दिल्ली सरकार 80,000 कोविड बेड के लिए होटल, बैंक्वेट हॉल, पार्क और स्टेडियम में कोरोना बेड लगाने की सोच रही है। इसके लिए 1 जून को ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त बेड का इंतजाम करने को कहा, जिसके बाद पश्चिमी दिल्ली में 13 बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल की पहचान की गई, जिनमें 2,350 बेड लग सकेंगे। इसके अलावा सीरी फोर्ट, साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 350 बेड लगाए जा सकते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 22 हॉल की पहचान की गई है, जिनमें 3,280 कोविड बेड लगाए जा सकते हैं। इसी तरह पूरी दिल्ली में तैयारी जारी है, लेकिन यहाँ समस्याएं भी मुहबाए खड़ी हैं, क्योंकि सारे बैंक्वेट हॉल में अगर कोविड बेड लगा दिए जाएं तो परेशानियां दूर करने में ही सारा वक्त निकल जाएगा, क्योंकि बैंक्वेट हॉल में टॉयलेट कम है। यहाँ हर कोविड मरीज के लिए अलग टॉयलेट मिलना मुश्किल है। कई बैंक्वेट हॉल मॉल के अंदर हैं, जहां कोविड बेड नहीं लगाए जा सकते, और कई बैंक्वेट हॉल में एसी लगने में लंबा वक्त भी लग सकता है। इसके अलावा पार्क और स्टेडियम में भी हर बेड के साथ एक टॉयलेट की समस्या आ सकती है। अब सवाल उठता है कि जब दिल्ली शुरू से ही कोरोना कैलेंडर में मुंबई के बाद नंबर 2 या 3 पर रहा, तो फिर यहाँ 2.5 महीने के लॉकडाउन में मुंबई जैसी तैयारी क्यों नहीं की गई? आपको बता दें कि मुंबई में हर 10 लाख लोगों पर करीब 18,000 टेस्टिंग हुई, जबकि दिल्ली में मुंबई से करीब 4,500 कम लोगों की रोजाना कोविड जांच हुई है। इसके अलावा मुंबई में 48,000 से ज़्यादा कोविड बेड हाई रिस्क लोगों के लिए और 25,600 से ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए तैयार किए गए। मतलब मुंबई में कुल कोविड बेड हैं 73,866, जबकि दिल्ली में 9,179, यानी मुंबई में दिल्ली से 8 गुना ज़्यादा कोविड बेड है। इतना ही नहीं, मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने को कहा गया, जबकि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 20%। मुंबई के सभी प्राइवेट डॉक्टरों की कोविड ड्यूटी लगाई गई, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं किया गया। कहीं से भी दिल्ली सरकार की ठीक नहीं थी, और इस समय कि आप अनुमान लगाने के लिए थोड़ी सरकार होती है। सरकार तो निदान करने के लिए होती है, और निदान के नाम पे
दिल्ली में लोगों का बुरा हाल है। अब सब कोई मालिक के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे है, पता नहीं क्या हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंबई ने 73,000 बेड बनाकर दिखा भी दिया, लेकिन ऐसा रातों रात नहीं किया गया। ये वहाँ की सरकार के संकल्प, संयम और कोरोना से जीत के जज्बे का नतीजा है। वो भी तब जब मुंबई में दिल्ली से ज़्यादा डरावने आंकड़े आ रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने आंकड़े बताकर लोगों को डराया नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना को हराने की तैयारी में जुटी रही। लेकिन इस मकसद को हासिल करने में दिल्ली से शायद कुछ चूक हो गई। अब दिल्ली के लिए ये मिशन इम्पॉसिबल क्यों लगता है, अगली रिपोर्ट में इसकी एक और वजह देखिए। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए 80,000 बेड आ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मान लें कि 80,000 बेड आ गए, मान लीजिए अगर 80,000 बेड आ भी जाते हैं, तो एक बात बताइए, वार्ड बॉय, नर्सेज, डॉक्टर्स और इन सब चीज़ों के इंचार्ज कहाँ से आएंगे? इतनी मैन पावर कहाँ से आएगी? इतने अधिकारी कहाँ से आएंगे? है कि नहीं मिशन इम्पॉसिबल? अगर दिल्ली में 80,000 कोविड बेड तैयार भी हो जाएं, तो कोरोना के इलाज के लिए बाकी सुविधाएं कहां से आएंगी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण। क्योंकि कोरोना काल में ज़रूरत के सामान तो लोगों को मिल नहीं पा रहे। ऐसे में 10 गुना लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएगी सरकार? चलिए ये मान भी लेते हैं कि दिल्ली में 80,000 कोविड बेड पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तो फिर इतने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कैसे आ पाएंगे? अगर दिल्ली में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी को कोविड ड्यूटी में लगा दिया जाए, जैसा कि मुंबई में आदेश जारी किया गया था, तो भी उनके लिए इतने बेड्स को देख पाना मुश्किल होगा। और जितने नर्सिंग स्टाफ हैं वो 5 लाख मरीजों की देखभाल के लिए नाकाफ़ी हैं। कि 70,000 डॉक्टर हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड, और इसके अलावा जो इसमें डॉक्टर्स चाहिए वो मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए, उसमें चेस्ट फिजिशियंस चाहिए, उसमें फिजिशियंस चाहिए। आज दिल्ली की असलियत ये है कि यहाँ कई हॉस्पिटल में डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इसमें हिंदू राव हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल शामिल है। इसके अलावा एम्स के नर्सिंग स्टाफ पीपीई ड्रेस पहनकर लंबे समय तक काम करने पर विरोध जता रहे हैं। तो ऐसे में 10 गुना ज़्यादा लक्ष्य हासिल करने पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि भविष्य में दिल्ली में कोविड इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी हो सकती है, लेकिन इसे दूर करने का एक रास्ता है, वो है बाहर से डॉक्टरों को बुलाना। अब यहाँ वक्त का तकाजा देखिए कि जो सरकार दिल्ली के अस्पतालों को बाहर के मरीजों के लिए बंद करना चाह रही थी, वही सरकार दूसरे राज्यों से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को बुलाने के लिए हाथ फैलाने को तैयार है। बिल्कुल, कहीं से बुलाने पड़े जरूर बुलाएंगे। और जहां तक बताऊं मैं आपको, अगर एक्सपर्ट्स है, कोई स्पेशलिस्ट है, वो एमबीबीएस तो पहले है ही ना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, जब ठान लिया तब करना तो है ही। लगे हैं, करेंगे और करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर चुनौती क्या है। सबसे पहले बेड, उसके बाद दूसरी चुनौती ऐसे अधिकारी, नर्सेज, डॉक्टर्स जो कि इनकी चिंता करें, और फिर इतना सब कुछ कम समय में करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। खैर, ये मिशन इम्पॉसिबल हम इसीलिए कह रहे हैं। अब अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है और प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोई जाएगा तो उसको छीला जा रहा है। कल हमने मुंबई से आपको एक केस स्टडी दिखाई थी, सुना होगा आपने, रिद्धि विनायक अस्पताल की केस स्टडी दिखाई थी। किस तरीके से एक आदमी से पैसे वसूले गए, डबल चार्ज किया जा रहा है। जब वो अस्पताल में नहीं था तब भी चार्ज किया जा रहा है। और दुखद बात तो ये है कि बताया नहीं गया कि कब उनके परिचित का इंतकाल हो गया, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ गई। हम आपको मुंबई लेके चलते हैं और एक और केस स्टडी दिखाते हैं जहां पर आपको लगेगा कि कैसे लोगों की जेब काटी जा रही है। अगर आपका परिवार एक सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, या फिर आपका नाम गरीबी रेखा में दर्ज है और आपके परिवार में कोई कोविड का पेशेंट है, तो आप सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं। सरकारी अस्पताल में पेशेंट का भर्ती होना एक बड़ी चुनौती है, और निजी अस्पताल का इलाज अब आप गहने और जायदाद बेचकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निजी अस्पताल के बेलगाम बिल की यह केस स्टडी मुंबई के एक सामान्य परिवार की है, जिसमें अस्पताल ने इलाज का बिल 6,10,000 रुपए थमाया। परिवार ने कर्ज लेकर यह भारी भरकम बिल चुकाया भी, लेकिन पेशेंट को डॉक्टर बचा नहीं सके। ये है आसिफ शेख। इनके पिता सलीम शेख की अपेक्स अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। 15 मई को सलीम शेख को बुखार आने पर अपेक्स अस्पताल ले जाया गया था। कोविड टेस्ट किया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।
भर्ती करने के करीब 10 दिन के बाद सलीम शेख की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिर 2 जून को कोरोना के कारण ही सलीम शेख की मौत हो गई। इस कहानी की शुरुआत होती है निजी अस्पतालों की जान निचोड़ लेने वाली मनमानी से। एक सामान्य पेशेंट के तौर पर पहले सलीम शेख को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही परिवार को बिना बताए उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। परिवार को बेड का जो चार्ज बताया गया उससे ज्यादा चार्ज बिल में जोड़ा गया। सर, हमें जब काउंटर पे हम लोग गए तो हमको 12,000 रुपये पर बेड के बारे में बात की गई थी और उन्होंने जनरल में और उन्होंने 17,000 का अतिरिक्त बिल लगाया हुआ है और उसके बाद में हमको आईसीयू का चार्ज न बताते हुए उन्होंने 37,000 अपनी मनमानी से बिल लगाया। बिल में कई बार रिपोर्ट के चार्जेस लगाए हुए, सिर्फ हमको अभी तक हाथ में 2 रिपोर्ट मिली है। मुंबई के अपेक्स अस्पताल की मनमानी और खून चूसने वाली साजिश को समझिए। जनरल बेड पर एक दिन का चार्ज 12,000 रुपए बताया गया था, लेकिन 12 दिन तक 17,000 रुपए प्रतिदिन वसूले गए। हर दिन का 5,000 ज्यादा, यानी 12 दिन के 60,000 रुपए एक्स्ट्रा। 5 दिन का आईसीयू वेंटिलेटर का चार्ज 37,000 रुपए प्रतिदिन जोड़ा गया। इसके अलावा डॉक्टर विजिट के भी 3,500 रुपए हर दिन के वसूले गए। नेबुलाइजर का बिल भी इतना बनाया गया कि ना जाने कितने नेबुलाइजर इन पैसों से खरीदे जा सकते थे। हद तो यह हुई कि अपेक्स अस्पताल में सरकारी बेड भी थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ना तो परिवार की माली हालत पूछी, ना ही उन्हें इन बेड्स की जानकारी दी। हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ना कोई स्टाफ हमें कोऑपरेट करता था, ना डॉक्टर का स्टाफ ये करता था। मैनेजमेंट तो बहुत स्लो है। हमको जब ये मालूम पड़ा कि वहाँ पे हमारा रिपोर्ट आया हुआ है या 48 घंटे में आता है, तो हम तब से ही फोर्सफुली हम लोग रिपोर्ट के पीछे लगे। तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया। जब हम रिपोर्ट लेने के लिए जाते थे तब हमें पैसे की मांग करते थे। अस्पताल में सरकारी बेड्स की जानकारी तो दूर, कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट तक नहीं दी गई। जब भी रिपोर्ट मांगी गई तब पैसों की डिमांड हुई। एक आम परिवार इस आस में अस्पताल की डिमांड पूरी करता रहा कि कम से कम उनके परिवार के मुखिया की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन अस्पताल के भारी भरकम बिल के साथ मिली तो सिर्फ मायूसी। नाम के लिए डिस्काउंट मिला, लेकिन बिल बना मनमाना। हमको 80,000 रुपये डिस्काउंट दिए उन्होंने और पीछे से उन्होंने 1 लाख रुपए अतिरिक्त लगा दिए। तो आपने कुल पैसा कितना भरा? हम लोग ने 6 लाख रुपए भरा। इस कोरोना पेशेंट को अस्पताल में 12 दिन जनरल बेड पर रखा गया था और 5 दिन आईसीयू वेंटिलेटर पर। बिल 6,10,000 रुपए का बना। ना तो परिवार को रेट कार्ड दिया गया, ना कोई जानकारी। मुश्किल ये भी थी कि पेशेंट का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था ताकि थोड़ी राहत मिले, लेकिन अपेक्स अस्पताल ने कोई मुरव्वत नहीं की। एक आम परिवार को कर्ज तले दबा दिया। 7 दिन आईसीयू में थे और 12 दिन 27 से लेकर 2 तक। तो ये 28 से, तो ये जो 27 से लेकर 2 तक ये जो आईसीयू में लगा, इसके बारे में आप लोग से पूछा नहीं गया? वेंटिलेटर लगाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई हमको ना बातचीत की गई और ना ही हमको चार्जेस बताया गया। कभी चार्ज बताया नहीं गया कि ताकि हम कुछ हलचल कर सके, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी वहाँ पे इलाज कराने की। हमें अगर मालूम पड़ता था कि इतना बिल होने वाला है तो हम वहाँ पे इलाज नहीं करवाते। अपेक्स अस्पताल के लाखों के बिल का खुलासा हैरान करने वाला है। एक परिवार कर्ज लेकर बिल भर रहा था और अस्पताल प्रशासन उसे लूट रहा था। उस परिवार को जिसके एक पेशेंट की मौत हो चुकी थी, जिस पर आफत के बादल टूट पड़े थे। इसलिए इन तमाम आरोपों की पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अश्विनी पांडे ने अस्पताल प्रबंधन से पक्ष जानने के लिए अपेक्स अस्पताल का रुख किया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी ने यह हवाला देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अस्पताल कोविड केयर घोषित है। 6 लाख रुपए का बिल चार्ज किया गया है। अंदर आना भी नहीं होता है। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बात करते। कोई बात करने के लिए है? 6 लाख के बिल का केस सुनते ही अस्पताल के कर्मचारियों के कान खड़े हो गए। संवाददाता अश्विनी पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ना कोई जवाब मिला, ना ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मिलने दिया गया। अपने अस्पताल प्रशासन की रग रग से वाकिफ इन कर्मचारियों ने अपना नाम तक जाहिर नहीं होने दिया। अस्पताल के बाहर ये तस्वीर आप देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, यानी कि रियायती तौर पर या फिर बहुत मिनिमम चार्जेस के तहत इलाज किए जाने का बैनर पोस्टर लगा हुआ है।
ये बात तो तय है कि मुंबई के अपेक्स अस्पताल में जो हुआ उसमें गड़बड़ी से ज्यादा अस्पताल प्रबंधन की मनमानी है। इसलिए कैमरा और माइक आईडी देखकर अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कोविड केयर अस्पताल के नियमों का ध्यान हमने पूरी तरह रखा। हम अस्पताल के किसी वार्ड या रिसेप्शन में दाखिल नहीं हुए, लेकिन जवाब देने से बचने का बहाना बनाया गया। निजी अस्पतालों की यही कहानी है। यही अस्पताल लॉकडाउन में बंद थे और अब कोरोना पेशेंट से तालाबंदी के दिनों की रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि इन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। प्राइवेट अस्पताल का हाल आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं सरकारी अस्पताल का क्या है महाराष्ट्र में। कमजोर दिल के वाले ये खबर को जरा संभल कर देखें। सोचिए, कोविड पॉजिटिव महिला जो कोरोना से संक्रमित थी, 82 साल की, उनकी जलगांव के एक सरकारी अस्पताल के टॉयलेट में मौत हो जाती है। आप जानते हैं कितने दिन के बाद सबको पता लगा? 8 दिन के बाद, वो भी जब उनकी जो लाश थी उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जब वहां पे दुर्गंध आनी शुरू हुई, तब उनको पता लगा। कोई सरकारी अस्पताल पे विश्वास कैसे करे? और प्राइवेट आपको चूना लगाता है। जाए कहां लोग? अब इस तस्वीर पर चाहे फूलमाला चढ़ा लीजिए या फिर इनकी याद में श्रद्धा से सिर झुका लीजिए, लेकिन 82 साल की ये मालती नहते इस कोरोना काल में हो रहे सरकारी इलाज पर इस दुनिया से जाते जाते सबसे संगीन सवाल छोड़ गई हैं। सरकारी अस्पतालों पर एक ऐसा चुभने वाला सवाल जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, रूह कपा देगा और आपको अपने वो हर उम्र दराज याद आएंगे जिन्हें आप भी सरकारी अस्पताल में छोड़ आए। कोरोना काल की ये सबसे काली कहानी है, जिसमें हमारे पास दिखाने के लिए तस्वीर कम है, लेकिन दर्द बेहिसाब है। और जिस दर्द को दूर से ही इस बेटे हर्षल नेहते ने महसूस किया है। 9 दिन के अंदर कोविड ने हर्षल की मां और दादी को छीन लिया। पहले 6 घंटे तक मां ने आईसीयू के इंतजार में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर अस्पताल के टॉयलेट से मिसिंग दादी की सड़ी गली लाश मिली। अब इनके पिता का इलाज कैसे चल रहा होगा, यह सोचकर ही रोआ रोआ कांप उठता है। माझी आजी 2 तारखेला सिव्हिल हॉस्पिटलमधून अशी बेपत्ता झाली होती असं तिथल्या हॉस्पिटल प्रशासनाने आम्हाला सांगितलेलं। त्यानंतर इमिजिएटली पोलिसांना पण कळवण्यात आलं होतं। आज 2 तारखेनंतर आज 10 तारीख आली आहे आणि आज आम्हाला पोलिसांचा फोन आला आहे की आजी हॉस्पिटलच्या बाथरूममध्ये मृत अवस्थेत सापडलेली आहे। हा खूप मोठा गोंधळ आहे तिथं। प्रशासनाला ह्या गोष्टीचं काहीच पडलेलं नाहीये। आज 8 दिवसानंतर त्याच हॉस्पिटलमधून वास आल्यानंतर त्या आजीचं शव तेथून काढण्यात आलं। म्हणजे ही खूप गंभीरची बाब आहे। आमचं इथले सीएम उद्धव ठाकरेंना विनंती आहे की इमिजिएट ह्या याच्यामध्ये जे काही दोषी लोक असतील त्यांच्यावरती तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी। अब इस कहानी को सिलसिलेवार सुनिए। पुणे में नौकरी कर रहे हर्षल की पत्नी प्रेग्नेंट हैं और वहां से 420 किलोमीटर दूर जलगांव में रह रहे उनके पिता तुलसीराम कोरोना से संक्रमित हो गए। तुलसीराम के संक्रमण से उनकी 60 साल की पत्नी तिला और 82 साल की मां मालती भी कोरोना से संक्रमित हो गई। इसके बाद शुरू हुआ इनकी त्रासदी का सफर। तीनों सीनियर सिटीजन को पहले स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में ले जाया गया। क्वारंटीन सेंटर में तबीयत बिगड़ने पर जलगांव के रेलवे अस्पताल ले जाया गया और वहां से तबीयत खराब होने पर तिला और मालती को सिविल अस्पताल ले जाया गया। 60 साल की तिला ने 1 जून को दम तोड़ दिया, क्योंकि 6 घंटे तक उन्हें आईसीयू ही नहीं मिल पाया। आखिर बेटी के बाद 82 साल की मां की भी बारी आ गई। 2 तारीख को तिला की मां मालती गायब हो गई और अस्पताल ने कह दिया कि वो चली गई, जबकि वो कहीं गई नहीं थी। उन्होंने अस्पताल के टॉयलेट में दम तोड़ दिया था, लेकिन अस्पताल उस टॉयलेट में झांकने तक को तैयार नहीं था। इसी के बाद शुरू हुई नेहते परिवार की दूसरी कश्मकश। उनके करीबी रिश्तेदार थाने से अस्पताल तक चक्कर लगाते रहे और पुणे बैठा बेटा अपनी दादी को टॉयलेट में देखने की गुहार लगाता रहा, क्योंकि हर्षल को उसकी मां तिला ने बताया था। 60 साल की तिला ने 3 को टॉयलेट में दम तोड़ते देखा था और देखा था कि उन्हें अस्पताल वाले हाथ तक नहीं लगा रहे।
अस्पताल के टॉयलेट में 82 साल की बुजुर्ग मालती का शव सड़ता रहा और वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों का दुर्गंध से जीना मुहाल होता गया। और जब कोरोना मरीजों का सब्र का बांध टूटा तो 10 जून को टॉयलेट का दरवाजा टूटा और फिर उसमें से जो लाश निकली वो किसी और की नहीं, मालती की थी। नहते परिवार बुजुर्गों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी करा सकता था, लेकिन सरकार ने कोरोना का सरकारी इलाज का ही नियम बना रखा है। जबकि इस केस ने साफ कर दिया है कि जिस अस्पताल में कोरोना का इलाज हो रहा है वो बूचड़खाना है, वहां मौत पक्की थी, जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। पूरा जानकारी ली जाएगी, इसका सखोल उसकी चौकसी होगी और उसके बाद आज ही महाराष्ट्र शासन को इसका रिपोर्ट जो है वो भेजा जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटने की जो कंप्लेंट हमारे पास आ गई है उसके बाद हमने मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज किया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन की बात है वो हम इन्वेस्टिगेशन पूरा इन डिटेल कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक केस से पूरे देश की नब्ज नहीं टटोली जा सकती। तो अब दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का ये वायरल वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो कोरोना मरीज सिराज खान ने बनाया है, जिसमें एक डेड बॉडी नजर आ रही है और जब कैमरा घूमता है तो बेड पर ये पहला मरीज नजर आता है, फिर दूसरा नजर आता है, फिर सिराज खान खुद कैमरे में दिखते हैं जिनके बेड के आगे शव दिखता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस कोरोना काल में कैसे सरकारी अस्पताल ही काल बन गए हैं और इस सरकारी कसाई खाने को दम तोड़ते लोगों की आत्मा कभी माफ नहीं करेगी। वो बार बार सवाल करेगी कि इस कोरोना काल में सरकार ने और सफेद कोट वाले भगवान ने किया क्या। सोचिए क्या क्या हो रहा है और ये चीज़ें हैरान करती हैं सबको, परेशान करती हैं सबको। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं। अस्पताल के डीन समेत 5 स्टाफ मेंबर्स को अभी तक जो जानकारी है वो निलंबित कर दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सरकारी अस्पतालों के ऊपर जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है, ख़त्म ही समझिए। खैर, अगली खबर की रुख करते हैं। बात हम कोलकाता की कर रहे हैं, जहां पर शवों के अपमान की एक घटना सामने आई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शवों के अंतिम संस्कार को लेकर है और मामला अफवाह से जुड़ा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, यकीन मानिए पैरों तले जमीन निकल गई। खुद देखें ये रिपोर्ट। दिल दहला देने वाला ये वीडियो आपको गुस्से से भर देगा। शवों की इस कदर दुर्गति देखकर सरकार और प्रशासन से आपका विश्वास उठ जाएगा। ये वीडियो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। और यही वीडियो पूरे देश में शवों की दुर्गति को लेकर उबल रहे गुस्से का सबब है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वायरल वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल खड़े हैं। सवाल इसलिए है कि क्या कोलकाता के गरिया शमशान घाट में कोरोना से मरने वालों के शवों का इस कदर अंतिम संस्कार हो रहा है? ये सवाल वायरल वीडियो के साथ साझा मैसेज से उठे हैं, जिसमें बताया गया है कि इन शवों के धापा के डंपिंग ग्राउंड में ले जाया जाएगा। मछलियों को दावत देने के लिए इन्हें नहर के पास जलाया जाएगा या फेंका जाएगा। इस वायरल वीडियो में शव को घसीटकर शव वाहन में डालना शव के अपमान का पुख्ता सबूत है, लेकिन इसके साथ जोड़ी गई जानकारियां भ्रामक हैं। इस वायरल वीडियो की पुष्टि करने TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रविशंकर दत्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और खुलासा इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। देखिए, यही है वो स्लोपिंग जहां पे आप वीडियो देख रहे थे। यहां से घसीटते हुए गाड़ी यहां पे खड़ी थी, यहाँ से इस जगह से घसीटते हुए लाश को गाड़ी में उठाया जा रहा था। आखिरकार हुआ ऐसे कि ये जो सारे बॉडीज़ दिखाए जा रहा है ये कोविड पेशेंट्स का नहीं है, लेकिन जो बॉडीज़ अनक्लेम्ड है, जिसका कोई दावेदार नहीं है, वो बॉडीज़ ऐसे थे। जिन शवों का वीडियो वायरल हो रहा है वो उन लोगों के हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इन शवों को गरिया शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, लेकिन अफवाह कोरोना संक्रमितों के शव की फैली। हालांकि ये संक्रमित शव नहीं थे, लेकिन सरकार पर सवाल शवों के साथ होती रही दुर्गति को देखकर अंदर तक सिहर गए लोगों ने खड़े किए। ये ऐसा घटना है, ये दर्दनाक घटना है। अगर आप यहाँ रहते अपने आँख से देखते तो आपका दिल दहल जाता है। सबसे बड़ा बात है कि
ये अनक्लेम्ड है या कोविड-19 का बॉडी है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा किसी भी अनक्लेम्ड बॉडी हो या कोविड-19 बॉडी भी हो, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट का या क्या है, उसमें इस तरह के बॉडी के साथ ट्रीट करना एक अन्याय है। लाए गए अज्ञात लोगों के शव 50-60 दिन पुराने थे। शवों से दुर्गंध आ रही थी और आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया था। इसलिए स्थानीय लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार गरिया शमशान घाट में नहीं करने दिया। तब उसी शव वाहन में इन शवों को वापस भरा गया, वो भी ऐसे जैसे कोई गंदगी भरी जा रही हो। अब सवाल ये है कि क्या ममता सरकार में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है? एक तरफ जहां कोविड बॉडीज को एक सिक्योर जगह में जलाया जा रहा है या तो दफनाया जा रहा है, वहां अनक्लेम बॉडीज जो है वैसे पब्लिक जगह पे अगर उनको लाया जाता है, उन पे जो बदबू छोड़ता है, लोगों का जीना वहां पे मुश्किल हो जाता है। और इसी लिए चलते कल जो यहाँ पे गोड़िया शमशान घाट में जो घटना घटी है, उससे ये साफ साफ ये जाहिर हो जाता है कि कहीं गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। दिल दहला देने वाली वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया। ममता सरकार कटघरे में खड़ी है, शवों की दुर्गति पर घिरी है, इसलिए सफाई का दौर भी चला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा कि शवों के अंतिम संस्कार के दौरान हुआ व्यवहार हृदय विदारक और असंवेदनशीलता को दिखाता है, इसलिए संवेदनशील बनिए और वीडियो साझा न करें। इसे तुरंत हटाने की मांग करती हूँ। पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने भी सफाई दी। उन्होंने लिखा कि हमारे समाज में मृत शरीर को परंपरा के अनुसार सर्वोच्च सम्मान और अनुष्ठान के साथ विदाई दी जाती है। अब सवाल कई हैं। शवों के साथ दुर्व्यवहार भी बेहद चौंकाने वाला है, वो भी उस शमशान घाट पर जो बाजार से घिरा है। शव लावारिस थे, दुर्गंध आ रही थी, तो सरकार ने गरिया शमशान घाट में इन शवों के अंतिम संस्कार की अनुमति कैसे दी? और शवों को घसीटे जाने का असली गुनहगार कौन है? बेहद हैरान करने वाली एक खबर आ रही है और इससे वाकई में चिंता होती है। लेकिन हालात को समझिए, सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए देश में 15 जून को एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। हालांकि पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इस खबर को गलत बताया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी अफवाहें क्यों फैल रही हैं। आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और ये बात खुद दिल्ली सरकार कबूल कर रही है। सरकार की बातों और तेजी से बढ़ते आंकड़ों के कारण फिर से लॉकडाउन जैसी सख्ती की अटकलें लग रही हैं। इन कयासों को तब और बल मिला जब बुधवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग में क्या तय हुआ, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार में ये जरूर विचार किया जा रहा है कि महज 3 दिन पहले ही खुले मॉल्स और धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से बंद किया जाए या नहीं। रियायतें कम करने और सख्ती बरतने का विचार महाराष्ट्र सरकार भी कर सकती है और उसकी वजह समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। ये मुंबई का मरीन ड्राइव है, जहां लॉकडाउन में रियायत मिलते ही कुछ इस कदर लोगों की भीड़ मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जुटी। लोगों ने मास्क तो पहन रखे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगा तो हम लॉकडाउन फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने तो चेतावनी दी, लेकिन राजस्थान सरकार ने सख्ती भरा कदम भी उठा लिया है। ये तस्वीरें श्री गंगानगर में राजस्थान पंजाब बॉर्डर की है। यहाँ पसरे सन्नाटे की वजह है एक बार फिर लॉकडाउन जैसे ही बॉर्डर को सील किया जाना। बुधवार पहले एक आदेश जारी हुआ जिसमें 7 दिन तक राजस्थान की सीमाएं सील करने की बात थी। इसके बाद संशोधित आदेश में बताया गया कि बॉर्डर सील नहीं होंगे, सिर्फ आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा। राजस्थान में जारी इस आदेश का मतलब ये हुआ कि अब फिर से बिना पास कोई भी गाड़ी बॉर्डर पार नहीं कर पाएगी। जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इमरजेंसी की स्थिति में पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कागजों की जांच की जाएगी। बंदिश के नए आदेश के बाद 1 जून से मिली रियायत को खत्म करके यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब और हरियाणा से सटी राजस्थान की सीमाओं पर फिर सख्ती बरते जाने लगी है। हर चीज के लिए देश में तालाबंदी नहीं कर सकते आप, और ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है, ये चिंता का विषय है। लेकिन आप सभी को मिलकर एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, आपको मिलकर सावधानी बरतनी होगी। इससे निपटना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हर चीज सरकार पर नहीं थोपी जाती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिक्र हेडलाइंस।
देश में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के कयासों को आईसीएमआर ने खारिज किया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,90,000 के पार। 49वीं सदी से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। गुरुवार को एक दिन में महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए। 24 घंटे में 3,607 नए केस, 152 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 98,000 के करीब। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कस्तूरबा गांधी और हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टरों की सैलरी संकट को सुलझाने की मांग की। कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ के खास कार्यक्रम को संबोधित किया। लोकल को वोकल बनाने पर जोर। 2022 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रखा लक्ष्य। दिल्ली में कोरोना संकट को देखते हुए जामा मस्जिद 30 जून तक बंद। इमाम अहमद बुखारी ने किया ऐलान। अन्य राज्यों को भी मस्जिद बंद करने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन का भारत ने दिया करारा जवाब। भारतीय सेना ने पीओके के मिंबर में पाक सेना के 2 पोस्ट तबाह कर दिए। 5 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए और कई बुरी तरह जख्मी। पंजाब के पठानकोट में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। हमले के लिए घाटी में हथियारों की सप्लाई की फिराक में थे आतंकी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से ठीक 8 दिन पहले घमासान। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का लगाया आरोप। गहलोत को ने बुलाई विधायकों की बैठक। एनईटी रिजर्वेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे फिक्रनामा सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं बच्चों के फिक्र से जुड़ी एक खबर। बच्चों के पेट में वायरस पहुंच रहा है। जरा ध्यान से देखें रिपोर्ट। कोरोना का सबसे बड़ा खतरा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को है और ज्यादातर बच्चों को कोरोना उनके पेट के जरिए निशाना बना रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक 40% केस में बच्चों के पेट में इंफेक्शन मिल रहा है। सिम्टम्स बच्चों के अंदर बड़ों की तरह ही रहते हैं, लेकिन इनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जैसे दस्त लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी आ जाना, भूख कम लगना। ये सब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं वो इसमें थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स के हिसाब से। रिसर्च ने यह बताया कि किस प्रकार से कोरोना वायरस बहुत दिनों तक बच्चों के स्टूल्स में परसिस्ट करता है, और यही शायद एक कारण बन सकता है जब हम स्कूल खोलें कि आपस में यह संक्रमण बढ़े। बच्चों को कोरोना का इन्फेक्शन इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। छोटे बच्चों को हाथ धुलाने या सैनिटाइज करने के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। बच्चे खेलते कूदते भी ज्यादा हैं, इसलिए वो सतह के संपर्क में भी ज्यादा आते हैं। अब बड़े लोग तो समझदार हैं, इसलिए वो सजग रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हाथ धुलने या सैनिटाइज करने के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता है। इसलिए बच्चों को एहतियात के बारे में समझना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बार बार हाथ धुलने की आदत डलवाएं। बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होती है, इसलिए उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। बच्चे को अच्छी हम इम्यूनिटी वाली चीज़ें दें, जैसे प्रोटीन्स दें, मल्टीविटामिन, विटामिन डीज वगैरह की पूर्ति करके उनको रखें, उनको फुल्ली वैक्सीनेटेड रखें। ये जो सब चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे को अपनी जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो इस प्रकार से बनानी है कि बच्चों को अभी से हैंड हाइजीन के बारे में बताना है, किस प्रकार से वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोना, 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी होना चाहिए, खाना खाने से पहले जरूरी होना चाहिए, और जब वो डेस्क वगैरह पे बैठे तो उसको साफ करके बैठना आवश्यक है। मतलब यह है कि जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है और बच्चों को भी कोरोना से बचने के लिए जागरूक करना पड़ेगा। और अब एक ऐसी खबर, बल्कि कुछ ऐसी खबरें जो उम्मीद की किरण जैसी हैं। आइए देखते हैं पॉजिटिव खबरें। कोरोना वायरस को खत्म करने और वैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। कोरोना महामारी को मौका मानकर फायदा उठाते हुए सरकार हेल्थ केयर सिस्टम क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को जल्दी करने को लेकर डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक्स क्षेत्र को आगे आने के लिए प्रेरित कर रही है, और ये कोशिश सरकार के नीति आयोग के नेतृत्व में हो रही है। कोरोना काल में देश की एक तरह से परीक्षा हुई है, और इस परीक्षा में देश ने वो चेहरे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना जिंदगी बचाने का काम किया है। खास तौर पर पुलिस यूपी के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और दिल्ली के करीब 90 पुलिसकर्मियों ने संकट की इस घड़ी में सामूहिक रक्तदान किया है। ये सभी पुलिसकर्मी एक व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस मित्र रक्तदान से जुड़े थे। इनमें कई पुलिसकर्मी कई बार खून देकर लोगों की जान बचा चुके हैं।
कोरोना काल में देश की एक तरह से परीक्षा हुई है और इस परीक्षा में देश ने वो चेहरे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी परवाह किए बिना जिंदगी बचाने का काम किया है। खास तौर पर पुलिस यूपी के आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और दिल्ली के करीब 90 पुलिसकर्मियों ने संकट की इस घड़ी में सामूहिक रक्तदान किया है। ये सभी पुलिसकर्मी एक व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस मित्र रक्तदान से जुड़े थे। इनमें कई पुलिसकर्मी कई बार खून देकर लोगों की जान पहले भी बचा चुके हैं। कोरोना काल में अनलॉक के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। तेल मंत्रालय का ताज़ा आंकड़ा इसकी पुष्टि करता है। धीरे धीरे छूट देने का नतीजा ये हुआ है कि अप्रैल के मुकाबले मई महीने में देश में तेल की मांग करीब 50% बढ़ी है, जिससे आर्थिक गतिविधि पटरी पर लौटने के संकेत हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक अब उनकी रिफाइनरियों में 83% तक उत्पादन होने लगा है, जो कि लॉकडाउन के समय से तकरीबन 2 गुनी क्षमता है। आम्रपाली के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे बची हुई कर्ज की राशि को जारी करें। ये निर्देश उन बैंकों के लिए भी है जिन्होंने इसे एनपीए घोषित कर रखा है। ये आदेश जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ में मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं। बेंच इस मामले में अगली सुनवाई 17 जून को करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बैंकों को लोन का पुनर्गठन करना होगा। कोरोना काल में गुजरात के जूनागढ़ से एक अच्छी खबर है। गिर नेशनल पार्क में शेरों के कुनबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गिर के जंगल में अब 674 शेरों की गिनती हुई है, जबकि 5 साल पहले तक यहां शेरों की संख्या 523 थी। शेरों की बढ़ती संख्या की वजह गुजरात सरकार और वन विभाग की संवर्धन नीति को माना जा रहा है। इन शेरों में 161 नर, 260 मादा और 137 बच्चे हैं, यानी 5 साल में ये बढ़ोतरी 29% की है। और आगे देखते हैं जो है सो है। लोगों ने कहा था कि गर्मी कोरोना को खा जाएगी, लेकिन कोरोना ने गर्मी, इसकी छुट्टियों और आम के लुत्फ को खा लिया। आम का इंतजार आम और खास दोनों को एक जैसी बेसब्री से रहता था। इस बार या तो मारे डर के खरीदे नहीं गए या फिर लाए गए तो सैनिटाइज करके खाने में वो बेतकल्लुफ मजा नहीं आया जो इसे फलों का राजा बनाता आया है। बिना गिने दिल भरने तक आम खाए जाते थे। छिलकों और गुठलियों के कचरे को पारदर्शी पॉलिथीन में दरवाजे के पास रखकर पड़ोसियों को हैसियत बताई जाती थी। चूस कर या काट कर खाने पर राष्ट्रीय विमर्श होता था। कुछ नफीस लोगों ने काटे हुए लेकिन छिलके वाले आम को खास अंदाज में चम्मच से खाकर खुद को बाकियों से बीस साबित किया था। हालांकि इससे उन लोगों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था जिनके आम खाने के अंदाज पर आम की गुठलियां बोल पड़ती थी, बस कीजिए ना, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, लोग देख रहे हैं। कीमतें आम सालों के मुकाबले बेशक और भी बढ़ी हुई हों, पर इस बार कोरोना ने आम का वो खास मजा रहने न दिया। बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।